साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने जा रहा हूं। इंडिया गठबंधन को लेकर है। आपने कहीं नहीं देखा होगा, ना मेन स्ट्रीम मीडिया में न सोशल मीडिया में, लेकिन जब मैं रिसर्च के साथ एक पैटर्न में दिखाऊंगा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कुछ बड़े सवाल, पहले उन सवालों को आप देख लीजिए। इंडी अलायंस का असली मकसद क्या है? ये जो इंडिया है ना, उसमें ए अलायंस ही है, इसलिए इसको इंडी अलायंस ही कहना चाहिए। इंडी अलायंस का असली मकसद क्या है और इंडिया नाम के जरिए इनका असली टारगेट क्या है? आप कहेंगे चुनाव में जीत हासिल करना, मोदी को हराना, तो वो तो हमेशा सर्वदा ये तो रहा है ना टारगेट। लेकिन असली टारगेट वोटर कौन है जिसके जरिए ये सारी चीजें रची जा रही हैं? और नाम बदलने के पीछे इंडी अलायंस का इतिहास क्या है? इंडी अलायंस का एक और महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, कांग्रेस ने नाम बदलकर पहले कैसे देश को धोखा दिया है? ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया नाम रख दिया, आप लोग कंफ्यूज हो जाए। मोदी जी टारगेट करे तो बोले अरे इंडिया पे टारगेट कर रहे हैं। तो कैसे पहले भी ये धोखा देते रहे, इस इतिहास को भी जानना जरूरी है। अब आप सबसे पहले आइए इंडिया पर। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब इसके असली चेहरे को मैं पर्दाफाश करूं दोस्तों, उससे पहले दो बयान सुनना बहुत जरूरी है। और जो गठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल है, जो सारी चीजें तय कर रहा है, कांग्रेस पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बयान और फिर राहुल गांधी का एक बयान। पहले आपको मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान सुनाता हूं, आप बड़े ध्यान से इस बयान को सुन लीजिए। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सुन लिया आपने? मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि मोदी जी को और शक्ति मिलेगी तो सनातन धर्म की हुकूमत आएगी। समझ गए ना? अब मैं आपको राहुल गांधी का बयान सुनाता हूं। इस बयान को भी बड़े ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, सुनिए। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. देख रहे हैं ना, मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है, नॉन सेक्युलर कुछ भी नहीं है। यानी इंडिया नाम से बने इस गठबंधन का असली मकसद ये है कि सनातन धर्म की हुकूमत ना आने पाए। तो इसका मतलब मान लीजिए सनातन संस्कृति को खत्म भी करना चाहते होंगे, और दूसरा, इस देश को मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष देश बनाया जाए। अब मैं आपको इंडी अलायंस बनने के बाद कुछ बड़ी घटनाएं आपको ध्यान देना जरूरी है दोस्तों, और इसीलिए दिखाना भी आपको जरूरी है। आप देखिए, ये केरल की खबर है, मैं हेडर पढ़ दे रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। तुम्हें तुम्हारे ही मंदिरों में लटका देंगे, जिंदा जला देंगे। केरल में यूसीसी के विरोध में रैली, इंडिया में शामिल मुस्लिम लीग ने दिखाई हिंदू घृणा। सिर्फ मैंने हेडर पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, बहुत सारा तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया भी नहीं दोस्तों। केरल में समान नागरिक संहिता के खिलाफ मुस्लिम यूथ लीग ने एक रैली की, और ये रैली कासरगोड जिले में आयोजित हुई। नारेबाजी की गई, और जो नारे दिए गए वो आपको झकझोरने के लिए काफ़ी है। आप चाहे तो, कोई भी चाहे तो नाक का नाक बंद कर ले, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन उससे घटनाएं नहीं बदल जाती। जो हकीकत है उस पर पर्दा नहीं डाल सकते आप। ये हो सकता है कि हम दूर दराज किसी गांव शहर में बैठे, अरे तो बहुत दूर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सारी चीज़ें आप तक कब पहुंच जाएं कौन जानता है। तो यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको ढंग से दिखाया नहीं। एक चैनल पे तो देखा होगा आपने। बाद में मुस्लिम लीग ने कन्हागढ़ निवासी अब्दुल सलाम को इसके लिए जिम्मेदार बताकर निलंबित कर दिया। आप ये बात याद रखिए दोस्तों, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल में कांग्रेस की साझेदार है, इसमें भी इंडिया लगा है। और ये जो आयोजन हुआ था ना, यूथ विंग है जो इंडियन मुस्लिम लीग है उसका। और इतना ही नहीं, एक और चीज़ आपको बताता हूँ। वायनाड लोकसभा क्षेत्र से जब राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा
तो इन्हीं लोगों ने समर्थन किया था, नारे लगाए थे, खुलेआम अपने झंडे के साथ राहुल गांधी का समर्थन किया था। और इसी मुस्लिम लीग ने केरल में इतने खतरनाक नारे लगाए, हिंदू विरोधी नारे लगाए, तो राहुल गांधी ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। अगर आपने देखा हो तो जरूर मुझे बताइएगा। तो ये है इनका सेक्युलर कैरेक्टर। अब आपको मैं कर्नाटक का उदाहरण देता हूं। यहां पर मैं थोड़ा ताजा तरीन घटनाओं को पहले दिखाता हूं, फिर बैकग्राउंड को आप समझिएगा। कर्नाटक कांग्रेस के लिए एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है। वो इसलिए क्योंकि वहां चुनावी जीत मिली है दोस्तों। और इस चुनाव में आप याद रखिए, मुसलमानों को आरक्षण से लेकर सत्ता में भागीदारी देने का मौका देने का वादा किया है, और तब जाकर मुस्लिम मतों से ये जीत हासिल की है। उन्हें लुभाने के लिए, आप ये रिपोर्ट भी देख लीजिएगा, उन्हें लुभाने के लिए बजरंग दल जैसी संस्था पर बैन लगाने तक की बात कह दी। किया नहीं, लेकिन मकसद क्या है ये आप समझने का प्रयास कीजिए। और जाहिर है दोस्तों, तुष्टीकरण के इतने वादों के बाद इस चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर है वो जेडीएस को छोड़कर कांग्रेस में चले गए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा तुष्टीकरण कर रहे थे। अब कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत के बाद क्या किया, ये एग्जाम्पल देखना जरूरी है। मैं आपको सिर्फ रिपोर्ट दिखा रहा हूं, देख लीजिए। कर्नाटक मंत्रिमंडल में धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त किया। विधानसभा के अगले सत्र में पेश होगा विधेयक। वहां धर्मांतरण को लेकर बड़े झगड़ा झंझट चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने कानून बनाया। और आप याद रखिए, ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक घबराता है धर्मांतरण के नाम पर, और अल्पसंख्यक खुश होता है कि कानून दो, हमें अधिकार दो। और गलत तरीके से अगर धर्मांतरण किया गया तो उसको सजा मिलेगी, ये इस कानून में प्रावधान था। कांग्रेस ने आते ही फैसला किया, पास हो गया, अब तो खत्म ही कर दिया, आप समझ लीजिए। आगे बढ़िए, ये खबर देखिए। कर्नाटक दंगों में शामिल युवाओं के खिलाफ मामला वापस लेने की सोच रही कर्नाटक सरकार। भाजपा ने साधा निशाना। और जो कर्नाटक के गृह मंत्री है ना, परमेश्वर, उन्होंने अपने सचिव को एक नोट में लिखा है और कई सारे हवाले दिए हैं। बोले भैया देखो किस किस पर से मामला हट सकता है। इसमें बेंगलुरु के डीजे हल्ली, केजी हल्ली, शिवमोगा, हुबली, कई जगहों पर दंगे हुए थे और यहाँ पर लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और इस मामले में मैं ये हेडर पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। अधिकतर, बल्कि सारे ही होंगे, मुझे पता नहीं है, मैं तो इस रिपोर्ट के आधार पे बोल रहा हूँ। पीएफआई और एसडीपीआई के वर्कर्स, उन पर अधिकतर मामले हैं और वो हटाने की कोशिश हो रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एसडीपीआई, पीएफआई पर तो बैन ही लग गया है। तो आप खबरों को समझने का प्रयास कीजिए। एक और खबर दिखाता हूं, यह भी कर्नाटक की है। भैंस बैल को काटा जा सकता है, गाय को क्यों नहीं? कर्नाटक के मंत्री के बयान पर छिड़ा विवाद, जाने क्या कहा। कर्नाटक के पशुपालन मंत्री हैं, वो ये चाहते हैं कि गाय का वध क्यों नहीं हो सकता। और उसके बाद इस मामले में बकायदा विचार विमर्श के बाद ये कहा गया है कि इस कानून को वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी और ये कानून भी भाजपा की सरकार लेकर आएगी। देखिए, करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, डेवलपमेंट के एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट होते हैं। ये सरकार ध्यान नहीं, उसने मना कर दिया 1 साल तक कुछ नहीं हो सकेगा, पैसे नहीं है। अपना वादा जो लोभ लालच वाला है वो भी कितना किया, कभी मैं कहीं दिखा चुका हूं, आगे भी दिखाऊंगा। लेकिन आप देखिए इनकी प्रायोरिटी क्या है। ये खबर देखिए, हिजाब बैन को लेकर कर्नाटक में शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बदले जाएंगे फैसले। अब इन कहानियों को दिखाने का मतलब क्या है आप समझिए। ये जो इंडी अलायंस बना है ना दोस्तों, ये मुस्लिम लीग को सेक्युलर मानता है, लेकिन इस इंडिया नाम के जरिए करना क्या चाहता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सनातन धर्म को खत्म करने की बात तो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं। ममता बनर्जी की कहानी आप देख चुके हैं ना, याद है ना, रामनवमी पर ममता बनर्जी की धमकी, मुस्लिम इलाकों में हमला हुआ तो छोड़ूंगी नहीं। इंडिया अलायंस की एक प्रमुख पार्टनर है।
बिहार की कहानी आप देख चुके हैं दोस्तों। रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ, और इन्होंने ही छेड़ा था, उसके बाद बैन लगाने तक की बात उठ रही थी। क्यों उठाया गया था? आप, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों कि एक रामचरितमानस लिखा गया पवित्र ग्रंथ है, आप छोड़ दीजिए, मत बोलिए अगर आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप जानबूझकर विवाद पैदा करते हैं। उसका मकसद यह है कि किसी को आप लुभाते हैं, किसी को तोड़ते हैं, यही मकसद है। और यही हाल आप देखिए केजरीवाल का है, जिनके मंत्री ने हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ दिलवाई थी। मंत्री से इसलिए हटाया था क्योंकि गुजरात में चुनाव था, कार्रवाई नहीं हुई, पार्टी से नहीं निकाला। तो ये भी इंडी अलायंस के बहुत बड़े पार्टनर हैं। प्रधानमंत्री बनने का ये सब सपना देखते हैं, और उनकी सोच क्या है, वो करते क्या है। और याद रखिए दोस्तों, जो इतनी सारी घटनाएं मैंने दिखाई ना, उसकी असली वजह क्या है? उसकी असली वजह तुष्टीकरण है। मुस्लिम वोटरों को अपने लिए मतलब कि अपनी तरफ खींचना है, छिटकने नहीं देना है और कंसोलिडेट करना है। इसीलिए ये सारी चीजें की जाती है। और इसी वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने 2004 से 2009 तक भारत की पाकिस्तान पर जो करगिल विजय हुई थी, उसे 26 जुलाई को कभी सेलिब्रेट नहीं किया। इंडिया ऐसे दलों का गठबंधन है जो भारत की करगिल पर विजय को किसी पार्टी यानी एनडीए की विजय मानता है, भारत की विजय नहीं मानता है। ये इंडिया है। अब कुछ दिन पहले भले ही राहुल गांधी ने विश कर दिया हो, लेकिन ये सिर्फ मानकर चलिए भ्रमित करने का प्रयास है, क्योंकि माफी नहीं मांगी कि 5 साल हमने सेलिब्रेट नहीं किया, और सरकार में रहते हुए ये बात आप समझ लीजिए। इंडिया ऐसे दलों का गठबंधन है दोस्तों, जो भारत की पाकिस्तान पर जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, तो उसके सबूत प्रधानमंत्री मोदी से मांगते हैं और खुलेआम मांगते हैं। इंडिया ऐसे दलों का गठबंधन है जिनके नेता विदेश में जाकर चीन की नीति जो बेल्ट एंड रोड वाली है उसकी तारीफ करते हैं, चीन को एक सुपर पावर मानते हैं, जबकि भारत को एक अच्छा देश नहीं मानते हैं। ये वो हैं लोग, ये उन दलों का गठबंधन है। साथ ही इंडिया गठबंधन का जो अभिन्न अंग है, जो पार्टियां हैं, वो जम्मू कश्मीर को एक हिंसक राज्य बताता है। आप खबर देख लीजिए। इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक सीक्रेट एमओयू होता है, लेन देन होता है, भारत के हितों के विरुद्ध होता है, और आज तक पता नहीं चला कि इसने आखिर वो कौन सा गठबंधन किया है, कौन सा एमओयू साइन किया है। अब एक सवाल का जवाब आपको देता हूं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, एमओयू साइन करने वाली ये कांग्रेस, इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, जिसका नाम एवो ह्यूम था, जिस पर ना भारतीयों को विश्वास था और ना ही ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को विश्वास था। इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टनर है कांग्रेस, उसके बारे में एक और बात जानना जरूरी है कि ये जो कहती है ना कि स्वतंत्रता आंदोलन में इसने भाग लिया, वो भी झूठ है। ये बात आप समझ लीजिए। क्यों झूठ है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। धोखा है, क्योंकि जिस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने थोड़ी बहुत आज़ादी में भूमिका निभाई, थोड़ी बहुत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाकी लोगों का तो नाम ही गायब है, इसमें बाकी लोग कहीं हैं ही नहीं, तो गांधी परिवार में ही सिमटा हुआ है। लेकिन वो असली कांग्रेस भी 1969 में 1969 में टूटकर बिखर गई थी। वो ओरिजिनल कांग्रेस बिखर गई। और याद रखिए, कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस ओरिजिनल में बदल गई। और उस समय इंदिरा गांधी ने, जो कांग्रेस उसकी थी, उसने धोखा देने के लिए, सनातन धर्म को धोखा देने के लिए गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह ले लिया। गाय और बछड़े का 1969 की बात बता रहा हूं। जबकि जो ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी है ना, उसका जो चुनाव चिन्ह है वो 2 बैलों की जोड़ी थी, और वही चुनाव चिन्ह ओरिजिनल कांग्रेस के पास रह गई। लेकिन चूंकि इंदिरा गांधी ने धोखा दिया था तो लोग विरोध में पहुंचे। उसके बाद चुनाव आयोग ने इसे कहा कि भैया ये तो हटाना पड़ेगा।
तब जाकर 1972 में इंदिरा गांधी ने अपने लिए मतलब कांग्रेस आई के लिए हाथ का चुनाव चिन्ह लिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो ओरिजिनल कांग्रेस तक नहीं है, उसके पास ओरिजिनल चुनाव चिन्ह तक नहीं है दोस्तों। और 1984 में बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, परिस्थितियां सारी अपने हिसाब से थी, तो फिर चुनाव आयोग से पुराना नाम ले लिया। आज वही इंदिरा नेहरू का परिवार पुरानी कांग्रेस होने का दावा करता है, लेकिन आप याद रखिए इस पार्टी पर तो एक परिवार ने कब्जा कर लिया। क्या जो पुरानी कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो एक पार्टी की एक परिवार की बपौती थी? लेकिन ऐसा हुआ है। अब गांधी परिवार पर आइए। गांधी परिवार ने सिर्फ पार्टी ही नहीं हथियाया, बल्कि एक सरनेम भी चुरा लिया। ये तो नेहरू परिवार है, लेकिन आप सोचिए इन्होंने गांधी नाम जो है, सरनेम है, उसको भी चुरा लिया। तो वो क्यों किया? वो इसलिए किया दोस्तों कि गांधी के नाम से इस देश की जनता में जो प्रेम था, मोहब्बत थी, उसको कैश करना था, उसको भुनाना था। लोगों को वोट देने के लिए महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल किया जाना था। और याद रखिए इस परिवार का वास्तव में नाम क्या है? इसका असली सरनेम घांडी है, जो पारसी जाति का सरनेम है, जबकि गांधी गुजरात के बनिया का सरनेम है। यानी आज एक बार फिर नाम के जरिए, नाम बदलने के जरिए वही धोखा दिया जा रहा है, वही इतिहास दोहराया जा रहा है जो इंडिया गठबंधन के नाम के जरिए करने की कोशिश की जा रही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कांग्रेस आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस में बदल गई। ये ठीक वैसे ही है जैसे घांडी सरनेम गांधी में बदल गया। और आज मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली ये पार्टियां इंडिया के नाम पर भारत में सनातन संस्कृति को रोकना चाहती है, खत्म करना चाहती है। अब जब मैं आपको धोखेबाजी की बात बता रहा हूं, तो कांग्रेस का, गांधी परिवार का एक और धोखा आपको जानना जरूरी है। 2004 में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद का त्याग करके मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया और फैलाया गया कि सोनिया गांधी ने कितना बड़ा त्याग किया। लेकिन ये त्याग नहीं था दोस्तों, बल्कि सत्ता को अपने इशारे पर नचाना था। मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करने के साथ साथ भारत की जनता की नजर में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी बने रहना था। और इसी काम के लिए प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद बनाकर सोनिया गांधी उसमें बैठ गई। प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद आप सोचिए। और एनएससी बनाया गया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसकी चेयरपर्सन बनी सोनिया गांधी, जो एक सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। और ऐसा खुलासा दोस्तों उन फाइलों से होता है जिन पर यह काउंसिल काम करती रही। और बड़ी बात जानते क्या है? खुद कांग्रेस ने यह स्वीकार किया कि अगर सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी तो इसमें बुरा क्या है। और याद रखिए दोस्तों, इंडिया गठबंधन सिर्फ नाम के दम पर भारत की जनता को धोखा देने की एक रणनीति है। और इस रणनीति में एक बड़ी बात छिप गई है, जो शायद मतलब हो सकता है लोगों को भुला देने की रणनीति हो, कि हर पार्टी, हर नेता, बल्कि अधिकतर पार्टी, अधिकतर नेता भ्रष्टाचार के मामले में गंभीर रूप से फंसे हुए हैं। और इसका दायरा सिर्फ राहुल गांधी या सोनिया गांधी तक नहीं है। लालू यादव 20 साल करीब सजा, तेजस्वी यादव, केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बंगाल के कई मंत्री और नेता फंसे हुए हैं। क्या क्या गड्डियां निकली थी, आप ये बात समझने का प्रयास कीजिए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, इंडिया के जो ढांचा बनाया गया है गठबंधन का, उसमें वो सारी ताकतें जुड़ी हुई हैं जो भारत के विकास को, भारत के आगे बढ़ने की गति को रोकना चाहती है, जिसका एक ही मकसद है कि सिर्फ सत्ता तक पहुंचना। इनका कोई विजन नहीं है, मिशन नहीं है। आप इनके पूरे कारनामों को देखिए तो ये हर तरफ से सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं। ये जातिवाद की राजनीति करते हैं, ये तुष्टीकरण को अंजाम देते हैं
और उन सब को छिपाने के लिए एक ऐसा सांचा तैयार किया गया है जिसका नाम इंडिया है। बाकी आप समझदार हैं, 2024 नज़दीक है और अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो नया नारा दिया है क्विट इंडिया वाला, वो बड़ा ही फिट बैठता है। बाकी तो मेरा यही मानना है दोस्तों कि जनता जनार्दन ही मालिक है, उसी को देखना है कि ये इंडिया पे विश्वास करना है या क्विट इंडिया पर विश्वास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।